हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोल इंडिया स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जिन्हें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, टेक्निकल सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट अपडेट यहाँ पर ये है कि कोल इंडिया की विदेश में लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ग्रेफाइट, फास्फोरस और पोटास का खनन शुरू करने की योजना। काफ़ी बेहतरीन न्यूज आ रही है। ये सब जो एलिमेंट्स हैं इसकी खनन करने की योजना बनाई जा रही है कंपनी के द्वारा, वो भी विदेश में। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम इसे डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे। विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों की सक्रिय रूप से खोज करने की भारत सरकार की योजना के एक हिस्से के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया कंपनी लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ग्रेफाइट, फास्फोरस और पोटास सहित महत्वपूर्ण खनिजों का खनन शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट निदेशक देवाशीष नंदा ने 5 सितंबर को यह जानकारी दी। देखो, कल ही बेसिकली ये न्यूज आई थी। ब्लूमबर्ग एनईएफ शिखर सम्मेलन में बोलते हुए नंदा ने कहा कि कोल इंडिया लिथियम और निकल के खनन के लिए ऑस्ट्रेलिया पर विचार कर रही है तथा अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर भी नज़र रख रही है। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर देखो, लिथियम और निकल के खनन की बात कही जा रही है, वो भी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं, लिथियम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि लिथियम के यूजेस कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो देखो, लिथियम जो एलिमेंट है ना गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। वैसे तो और भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लिथियम की स्पेशली बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इनके यूजेस को हम अभी समझेंगे। लिथियम देश की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है और इसे भविष्य में शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इसके उपयोग के अलावा लिथियम का उपयोग चिकित्सा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, मोबाइल फोन, सौर पैनल, पवन टरबाइन और अन्य नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों में किया जाता है। तो देखो, काफ़ी यूजेस हैं लिथियम एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर लिथियम एलिमेंट्स की कोल इंडिया जो है ये खनन करने वाली है और साथ ही और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स की भी खनन करने वाली है विदेशों में। ठीक है, काफ़ी अच्छी न्यूज आई है। नंदा ने यह भी कहा कि कोल इंडिया ने खान मंत्रालय द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट रूट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया द्वारा उठाए गए कदम इस बात को दर्शाते हैं कि कोल इंडिया किस तरह अपने मुख्य परिचालन से विविधता लाने की योजना बना रही है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की टारगेट को लेकर। चलो, इसे हम समझते हैं। कोल इंडिया का 2028 तक 5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य। मतलब 2028 तक कोल इंडिया की ये टारगेट है कि हम 5 गीगावाट तक की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की जो लक्ष्य है वो पूरा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे भी थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। कोल इंडिया 2028 तक 5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रही है। अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने की रणनीति के तहत कंपनी अपनी खुली खदानों में पंप भंडारण परियोजनाओं के विकास की भी संभावना तलाश रही है। महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों की खोज में कोल इंडिया विभिन्न देशों के साथ चर्चा में लगी हुई है, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया। कंपनी ने 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक को अक्षय ऊर्जा विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचाना है। यह सौर पैनल निर्माण, सौर ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम समझौतों पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में कोल इंडिया ने 150 मेगावाट
सौर ऊर्जा चालू की है और अतिरिक्त 450 मेगावाट विकास के विभिन्न चरणों में है, जिसे वित्त वर्ष 25 के अंत तक पूरा करने की योजना है। देखो गाइज, काफ़ी बेहतरीन अपडेट्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम स्पेशली रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर भी ये जो कोल इंडिया है ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा चालू है और यहाँ पर अतिरिक्त 450 मेगावाट जो है ये विकास के विभिन्न चरणों में है, मतलब इसकी जो तैयारी है ये चल रही है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है इसके अंदर। इसके अलावा जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनी का जो एम है कि 2028 तक हम 5 गीगावाट की जो कैपेसिटी है रिन्यूएबल पावर के अंदर उसे हासिल कर ले। तो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी अच्छी अपडेट्स आई हैं कंपनी से रिलेटेड, और कल ही ये अपडेट्स आए थे। इस वजह से आज के दिन स्टॉक के अंदर तेज़ी आनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा। आज के दिन लगभग यहाँ पर 1.7% की गिरावट हमें देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। अब देखो गाइस, गिरावट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरे बाजार के अंदर ही हमें गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। इस वजह से यहाँ पर हमें अच्छी न्यूज आने के बावजूद भी तेज़ी देखने को नहीं मिली, ठीक है। अब चलो थोड़ा हम स्टॉक के फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखो 3,09,29 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। फिर स्टॉक पी की बात करें तो 8.24, इंडस्ट्री पी 25.4 की है। तो वैल्यूएशन चलो काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन लो है स्टॉक की। अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो 0.5 है। तो यहाँ पर पी एंड पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो चलो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन काफ़ी लो है स्टॉक की। अब यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 63.6%, आरओई 52%, बहुत ही बेहतरीन। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 63.1%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो बढ़िया है। फिर यहाँ पर करंट प्राइस की बात करें तो 489 की है, 52 वीक हाई 545 और लो है 269 की। बुक वैल्यू 134 रुपये की। डेप्ट है 6523 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.08 की। कुछ खास डेप्ट नहीं है और डेप्ट टू इक्विटी भी ज़्यादा नहीं है। फिर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 1353 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 5.22%। देखो गाइज, ये जो कंपनी है ये अच्छी खासी डिविडेंड देती है, इस वजह से इस कंपनी को जनरली लोग डिविडेंड स्टॉक के तौर पे ही मानकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये एंड फिर ईपीएस है 59.3 रुपये की। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो चलो बढ़िया है, वैल्यूएशन भी ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं। तो देखो सेल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेल्स के अंदर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। देखो 1,38,252 करोड़, फिर 1,42,324 करोड़, फिर यहाँ पर टीटीएम में 1,42,805 करोड़, चलो ठीक है। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें ठीक देखने को मिल रही है, बस यहाँ पर टीटीएम में डिक्लाइन हुई है थोड़ी सी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो देखो मिक्स्ड टाइप से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, डबल डिजिट एंड सिंगल डिजिट्स दोनों में यहाँ पर हैं। अगर हम पास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 7% की सेल्स ग्रोथ, पास्ट 5 ईयर्स में 7%, पास्ट 3 ईयर्स में 16% और टीटीएम में 3%, कुछ खास नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी मिक्स टाइप से हमें देखने को मिल रहे हैं। पास्ट 10 ईयर्स में 9%, पास्ट 5 ईयर्स में 16%, पास्ट 3 ईयर्स में बढ़िया है 43%, टीटीएम में 17%, ठीक है। तो मिक्स टाइप से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज। अब देखो पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं जब भी कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वहां पर मैं जनरली 20 to 25% की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करता ही हूं। उस प्रकार की अगर ग्रोथ देखने को मिल रही है तो ही वहां पर मैं इन्वेस्टमेंट की सोचता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अगर
कम देखने को मिल जाती है, कम परसेंटेज में, तो फिर ओवरऑल जो कंपनी की ग्रोथ भी होगी वो भी स्लो ही होती है। ये भी समझकर चलना है, ठीक है। अब देखो मेरी चॉइस है ये कि कम से कम 20 से 25% की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा देखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी यही होना चाहिए, आपकी भी पसंद यही होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, आपकी पसंद अलग भी हो सकती है। अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो देखो यहाँ पर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है बढ़िया, पास्ट 5 ईयर से पास्ट 1 ईयर तक की बात करें तो, ठीक है। देख सकते हो पास्ट 5 ईयर्स में 20% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, पास्ट 3 ईयर्स में 49% के CAGR से, पास्ट 1 ईयर में 78% के CAGR से। फिर यहाँ पर हम 10 ईयर्स की बात करें तो 3% के CAGR से। एंड उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर भी हमें बढ़िया देखने को मिल रही है, ठीक है, बढ़िया परसेंटेज में है रिटर्न ऑन इक्विटी। एंड उसके बाद यहाँ पर हम बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो कैश रिजर्व भी कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हो यहाँ पर, और लगातार कैश रिजर्व कंपनी की बढ़ रही है। देख सकते हो यहाँ पर फिलहाल है 76,567 करोड़ की। अगर हम कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स काफ़ी कम है, यानी कि कर्जे 6523 करोड़ के कर्जे हैं कंपनी के पास। और कर्जे के मुकाबले में यहाँ पर कैश रिजर्व की बात करें तो कैश रिजर्व काफ़ी बेहतरीन है 76,567 करोड़ की। फिर यहाँ पर टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी कंपनी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास फिलहाल 2,36,470 करोड़ की, चलो बढ़िया है। और CWIP के अंदर 18,960 करोड़ की देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं वो हमें स्टेबल देखने को मिल रहे हैं काफ़ी टाइम से, यहाँ पर देख सकते हो 63.13%। उसके बाद यहाँ पर अगर हम FIIs की बात करें तो कुछ टाइम से FIIs के जो होल्डिंग्स हैं वो हमें लगातार थोड़े थोड़े करके ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें DIH की तो DIH के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिम हमें देखने को मिली है जून क्वार्टर में, ठीक है, लेकिन अभी भी ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो बढ़िया है, 23% के अप्रोक्स है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की जो होल्डिंग्स हैं कुछ ज़्यादा नहीं है, 0.11% की। एंड उसके बाद पब्लिक की बात करें तो चलो ठीक है, पब्लिक के भी होल्डिंग्स बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पर 5.1%, फिर 5.16%, फिर 5.21%। चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी जो डेटा है वो ठीक ही है। अब यहाँ पर हम कोल इंडिया के पास्ट के रिटर्न्स की बात करें तो पास्ट 1 ईयर में चलो बढ़िया है, 91% के रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं इन्वेस्टर्स के, चलो ठीक है। यहाँ पर अगर हम पास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो यार देखो 146%, कुछ खास नहीं कहेंगे, बहुत ही बेटर नहीं कहेंगे। अगर हम यहाँ पर ऑल टाइम की बात करें तो देखो 40% के अप्रोक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यार काफ़ी स्लो ग्रोथ टाइप की कंपनी है। यहाँ पर समझ सकते हो कितनी स्लो, मतलब इनकी जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ रही है, रिटर्न्स देखकर यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो देखो कंपनी है ये बढ़िया, फंडामेंटल्स वगैरह बढ़िया है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है बढ़िया, बैलेंस शीट भी ठीक है, लो रिस्की लो रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, ठीक है। जिनको कम रिस्क लेकर चलना है उनके लिए ठीक है, साथ ही साथ जो डिविडेंड के फ़ायदे उठाना चाहते हैं उनके लिए भी ये ठीक है। लेकिन गाइस पर्सनली अगर मैं अपनी थिंकिंग बताऊं तो डिविडेंड से ज़्यादा मेरे लिए मायने रखता है ग्रोथ, ठीक है। तो डिविडेंड स्टॉक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए है ग्रोथ स्टॉक। अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है 5% 10% की भी, लेकिन ग्रोथ कंपनी की स्लो है, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो डिविडेंड हमें मिल भी जाएगा, लेकिन जो हमारा मेन अमाउंट है वो बहुत ही स्लो तरीके से बढ़ेगा, कंपाउंडिंग ज़्यादा अच्छे तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो इस वजह से पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे डिविडेंड भले ही कम मिले, लेकिन वो जो स्टॉक होनी चाहिए वो ग्रोथ स्टॉक होनी चाहिए, उसमें ग्रोथ की पोटेंशियल होनी चाहिए। इस प्रकार की सोच के साथ मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है। डिविडेंड की परसेंटेज कम भी हो, नहीं भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ग्रोथ की चांसेज होनी चाहिए कंपनी के अंदर, ठीक है।
अगर ग्रोथ होती है, कंपनी आगे चलकर बहुत ही बड़ी बन जाती है, तो फिर वो डिविडेंड भी देगी, ठीक है। और उस समय जो हमें डिविडेंड मिलेंगे, कम परसेंटेज भी रहेंगे, तो भी हमें डिविडेंड्स कुल मिलाकर अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझकर चलना है। बाकी दोस्तों, आपकी स्टडी, आपके एनालिसिस के अनुसार कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। बाकी दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ कि यहाँ पर बाई कर लो या फिर सेल कर दो। जी नहीं, यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करें, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी स्टडी करनी है, एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। बाकी जैसा कि अभी हमने बोला कि फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन है, एंड लो रिस्की लो रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। तो अगर किन्हीं को इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिलहाल कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, तो देखो फिलहाल यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से अगर हम करेंट प्राइस की बात करें तो लगभग 8-9% की डिस्काउंट मिल रही है। तो कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 480 की, एंड फिलहाल प्राइस है स्टॉक की 488 की। तो सपोर्ट के लेवल पर अगर बाय किया जाए तो चलो ठीक है, लेकिन हाँ, एक छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपी से शुरुआत करने के लिए ठीक है। ऐसा ना हो कि एक साथ बल्क में यहाँ पर पैसे लगा दिए, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए चलो ये जो सपोर्ट की लेवल है 480 की, ये ठीक है। 10% 11% के अप्रोक्स यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगी, चलो ओके है। एंड फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो फिर हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके भी चल सकते हैं, अगर हमें कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट एंड फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर भरोसा है तो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं करना है कि ऐड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो रिस्क को मैनेज करके चलना है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी रखना जरूरी है, ठीक है। एंड देखो चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको स्टॉक रिस्पेक्ट दे देकर ऊपर साइड में शिफ्ट होते जा रही है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होती है तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावटें आ सकती हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी समझ लेते हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर है 480 की, जिसको आज स्टॉक ने टच भी किया है, एंड यहाँ से बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला है आज के दिन। उसके बाद सेकेंड सपोर्ट की बात करें तो 463 की है, फिर यहाँ पर 440 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 508 की, एंड उसके बाद 543 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो कोल इंडिया स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।